आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस से परिमल कुमार। और मुंबई के सीएसटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज। देश प्रदेश की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से हुए एक और बड़े खुलासे के साथ। सबसे पहले एंटीलिया केस, फिर मनसुख हिरेन की हत्या, उसके बाद पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा लेटर बॉम्ब, और इसके बाद एक और बड़ा खुलासा किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर एक घूसखोरी का बड़ा रैकेट चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बड़ा आरोप सबूतों के साथ लगाया है। सिलसिलेवार तरीके से बता दें उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। उन्होंने कहा कि बड़ी पोस्ट पर अफसरों की तैनाती के लिए घूसखोरी होती है महाराष्ट्र में। कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए उन्होंने ये खुलासा किया। ट्रांसफर रैकेट के इंटरसेप्टेड कॉल्स का करीब 6 GB डेटा उनके पास, ऐसा भी उन्होंने दावा किया। कमिश्नर इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला ने ये एक सीक्रेट रिपोर्ट दी थी, इसका भी उन्होंने हवाला दिया। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस सीक्रेट रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई की बजाय कमिश्नर इंटेलिजेंस का तबादला कर दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग के इस खेल में कई IPS घेरे में उनकी तरफ से ऐसा आरोप है। कॉल रिकॉर्ड्स में कई नेताओं और अफसरों के नाम हैं। इसकी जांच वेरिफिकेशन जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। और संवेदनशील सबूत इसे बताते हुए मांग की कि CBI जांच हो। इसी के साथ ही साथ उन्होंने तमाम जो कॉल डिटेल्स हैं उसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव को ये रिपोर्ट दी है और CBI जांच की उन्होंने मांग की है। मेरे पास जो भी एविडेंस थे उसको मैंने सील्ड एनवलप में सारी की सारी चीजें होम सेक्रेटरी साहब को सौंपी है। जो जानकारी मेरे पास थी उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग ये भी मैंने उनको दी है और मैंने उनसे मांग की है कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि ये सारी चीजें वो उसको देखेंगे और उसके ऊपर सरकार ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, इस प्रकार से उन्होंने मुझे कहा है। और इसी खुलासे पर चलिए रुख करते हैं सुनील सिंह का। मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। अब ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए लेन देन का आरोप है। इन एक के बाद एक आरोपों की अगर बात करें तो क्या ये आरोप अब साबित हो पाएगा? एक और CBI जांच की मांग। देखिए पूजा, ये आरोप नहीं है बल्कि एक रिकॉर्डिंग है, यानी सबूत है। इन सबूत बनाकर DG ने तब के सुबोध कुमार जायसवाल ने मुख्यमंत्री तक भेजी थी और मुख्यमंत्री ने उसे कार्रवाई करने के बजाय वो गृह मंत्री के पास भेज दी। तो गृह मंत्री ने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे जिस IPS अफसर ने, रश्मि शुक्ला ने रिकॉर्डिंग करवाई थी और इतना सब कुछ खुलासा किया था, उनको ही एक तरह से एक अहम पोस्ट की बजाय उनको एक तरह से खाली DG सिविल डिफेंस बना दिया गया इस तरह से। तो वो मामला है ये। और स्वाभाविक तौर पर एक तरफ NIA का यहाँ पर दबाव है, क्योंकि एंटीलिया मामले में एक API सचिन वजह इस पूरे मामले में गिरफ्तार है, जिनका कि सरकार बचाव करती दिख रही थी। अब इस पूरे मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव से मिलकर सबूतों को सौंपा है और CBI जांच की मांग कर रहे हैं। तो CBI जांच का एक दबाव भी अब कहीं न कहीं सरकार पर आता दिख रहा है, आघाड़ी सरकार पर, क्योंकि जिस तरह से मामला लगातार बन रहा है और सरकार घिरती चली जा रही है एक से लेकर दूसरे आरोपों की तरफ, उससे इतना जरूर है कि ठाकरे सरकार खास करके एक तरह से उसमें भूचाल आया हुआ है। हाँ, लेकिन इस पूरे मामले में जो केंद्र बिंदु हैं वो सचिन वजह हैं और साथ में पहले परमवीर सिंह थे, लेकिन अब उनके लेटर बम ने गृह मंत्री अनिल देशमुख को निशाने पर लिया है और ये मामला भी कहीं न कहीं अनिल देशमुख तक जा रहा है। अब खबर बिहार से। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया, जिस दौरान जमकर बवाल हुआ। इस दौरान RJD के नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को भी हिरासत में लिया गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। और ये दरअसल ये जो पूरा घेराव हुआ था, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार
शिक्षकों की नियुक्ति, इन तमाम मुद्दों को लेकर घेराव किया गया था और उस दौरान हमने देखा कि बहुत बवाल वहाँ पर हुआ है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना में हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ओके जुड़ेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। जी निश्चित तौर पे एक बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं वहाँ पे जुटे थे विधानसभा के बाहर और काफ़ी लंबे समय तक ये प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहा और लंबे समय से ये इस तरह की मांग होती रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से। और मनीष हैं हमारे साथ, मनीष से बात करने की कोशिश करते हैं। मनीष कुमार हैं पटना से। मनीष, क्या कुछ हुआ आज वहाँ पे? लगातार जो है वो आरजेडी की तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कोई असर हो पा रहा है नीतीश सरकार पे कि क्या कुछ जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं? देखिए, ये जो हो रहा है ये विरोध प्रदर्शन न केवल आरजेडी की तरफ से हो रहा है बल्कि कांग्रेस के भी विधायक हैं, सीपीआई-एमएल के भी विधायक हैं। पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है और जो कुछ भी हो रहा है वो आज के पहले बिहार विधानसभा के इतिहास में ऐसी घटना नहीं देखी गई कि जो बिहार विधानसभा का जो भवन है उसके अंदर बिहार पुलिस के जवान आए, उन्होंने विधायकों को, जो विपक्ष के विधायक हैं उनको पीटा। और अभी मैं आपको बता दूं कि जो विधानसभा का जो सदन का जो फ्लोर होता है वहां भी रैफ के जवानों को बुलाया गया है, पुलिस के जवानों को बुलाया गया है, महिला विधायक उनको यहाँ से घसीट कर ले जाया गया है। ये सब दृश्य है आज के पहले कभी नहीं देखा गया, ये अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन अगर पुलिस आई है, क्योंकि आपको मालूम है विधानसभा की अपनी सिक्योरिटी होती है, अपने मार्शल होते हैं, मार्शल के द्वारा जो है, और लेकिन आज जो है वो पुलिस के जवान जेल में आए हुए हैं, ये कभी नहीं देखा गया। ये सब जो कुछ भी हुआ है वो अभूतपूर्व है। ये बिहार विधानसभा के लिए आप कह सकते हैं कि आज जो है ब्लैकेस्ट डे है, जो सबसे बड़ा काला दिन है। इससे आप कह सकते हैं किसी भी विधानसभा के लिए इससे ज्यादा जो है गिरावट नहीं देखी जा सकती। जबकि ये जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद ये पहला बजट सत्र है और पहला बजट सत्र अभी तक काफी अच्छा चला था, लेकिन ये आखिरी के 2 दिन थे। और ये जो पूरा हंगामा है ये एक बिहार सशस्त्र पुलिस बिल है, उसी अधिनियम को उसमें थोड़ी मोड़ी फेरबदल की गई है, जिसमें कि उनको बिना वारंट का गिरफ्तारी का पावर दिया गया है, चेकिंग की पावर दी गई है, जिसके ऊपर विरोध है। लेकिन विपक्ष का जो मैं आपको बता दूं, विपक्ष का जो विरोध है वो भी थोड़ा सा एक तरह से उनके पास में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से इस बिल के बारे में लोगों को ठीक से कम्युनिकेट नहीं करने के कारण इतना ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है। और अभी भी मैं आपको बता दूं, सदन में दोनों तरफ से तनातनी की स्थिति है, पुलिस के जवान हैं, रैफ के जवान हैं। ये सब दृश्य आज के पहले कभी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला था। शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार का हाल बयां कर रहे थे मनीष। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती की। 2016 का ये मामला है जब एम्स में सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट का आरोप उन पर लगा। अब इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया है। अदालत ने सोमनाथ भारती को सुनाई गई 2 साल की कैद की सजा को बरकरार रखा है। उनकी अपील खारिज कर दी। इससे पहले राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने अपील पर सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से सुनाई गई 2 साल की सजा को निलंबित कर दिया था। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं बंगाल चुनाव की। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती विधानसभा चुनाव बंगाल से लड़ने वाले हैं या नहीं, इस पर से सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। बीजेपी ने जो आखिरी लिस्ट जारी की है 13 उम्मीदवारों की पश्चिम बंगाल के लिए, उसमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम नहीं है। काशीपुर बेलगछिया सीट से शिवाजी सिन्हा राय को उम्मीदवार बनाया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले इसी सीट से एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। इसके अलावा अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को अलीपुर द्वार से हटाकर बालगुर घाट से कैंडिडेट बनाया गया है, जबकि दार्जिलिंग सीट से नीरज तमांग को टिकट दे दिया गया है। दार्जिलिंग में आपको बता दें कि टीएमसी और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जब से मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड के रैली में जा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तब से बड़ा स्पेक्यूलेशन बना था कि मिथुन चक्रवर्ती इस बार पश्चिम बंगाल में इलेक्शन में लड़ेंगे।
और रासबिहारी सीट जो कोलकाता में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट है, रासबिहारी सीट के लिए कोई कैंडिडेट नहीं नाम किया गया था और आशा थी बहुत लोगों में और बीजेपी के अंदर भी स्पेकुलेशन दैट ये सीट रखा गया है मिथुन चक्रवर्ती के लिए। लेकिन आज सुबह जो लिस्ट बीजेपी ने निकाला है 13 नामों का, उसमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम नहीं है। ये बड़ा एक दुखद बात होगी मिथुन चक्रवर्ती के फैंस के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती अपना नाम कोलकाता के वोटर लिस्ट में भी दाखिल किया था। इससे और भी आशा जगी थी कि मिथुन चक्रवर्ती जरूर कॉन्टेस्ट करेंगे इस बार, लेकिन ये नहीं हुआ। वैसे बीजेपी बाद में लिस्ट और कैंडिडेट चेंज भी कर सकती है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में इस बार 8 दफा में इलेक्शन हो रही है और नॉमिनेशन डेट काफी देर तक खुला हुआ है। और अब कोरोना की बात करते हैं, जिसके बीच मोदी सरकार का एक टीकाकरण को लेकर अहम फैसला है। जिस तरह से राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उस बीच मोदी सरकार ने टीकाकरण को लेकर एक अहम फैसला किया है। अब 1 अप्रैल के बाद से 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो टीका लगवा सकते हैं। यह अहम फैसला केंद्र सरकार की ओर से आज सुनाया गया है। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु के सभी लोग टीका लगवा सकते हैं। अब तक आपको बता दें कि 45 साल से अधिक उम्र के बीमारी से ग्रसित लोगों को टीका लगाया जा रहा था। जावड़ेकर ने कहा है कि देश में टीके की भरपूर मात्रा है, उपलब्ध है, कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। और सीधे परिमल का रुख करते हैं इसी खबर पर। परिमल, 1 अप्रैल के बाद से 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जा सकेगा। ये जो ऐलान है वो अहम है। इसकी क्या प्रक्रिया होगी और क्या मार्च के आखिर तक जो अब तक का टारगेट था वो पूरा हो गया या हो जाएगा? देखिए, दरअसल यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है पूजा कि जिस इलाके में हम हैं, कनॉट प्लेस में, आप देखिए यहाँ पे भीड़ भाड़ आपको नज़र आ रही होगी। और अगर ये भीड़ बेहिचक बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के घूम सके, उसी की एक कोशिश है। और ख़ास तौर पे आप यहाँ पर जोर डालने की बात यह है कि 45 साल से ऊपर के लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। इसके मायने मतलब ये है कि अब तक एक थोड़ी सी हिचक भी हो रही थी कि सर्टिफिकेट कहाँ से बन पाए। बीपी तो है आपको, लेकिन पता नहीं सर्टिफिकेट कहाँ से बन पाए। तो हिचक दूर करने की कोशिश की गई है। और 45 साल से ऊपर को लोगों को लेकर कहा जाता है कि वल्नरेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको बीमारी हो सकती है, तो फिर जो मरने की आशंका है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, जो जवान हैं, जो हम जैसे लोग हैं। तीसरी नंबर चीज़ ये कि हमारे पास टीका की कोई कमी नहीं है। यही बड़ी वजह है कि लगातार वैक्सीनेशन को लेकर नया रिकॉर्ड बन रहा है। आज भी एक नया रिकॉर्ड बना है जिसमें 24 घंटे में हमने सबसे ज़्यादा वैक्सीन अब तक किया है, और इससे पहले करीब 10 दिन पहले रिकॉर्ड बना था। आने वाले वक्त में करीब अगर 3-4 महीने को मान लें तो 3-4 वैक्सीन और नहीं आने वाली है। यानी वैक्सीन के प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लिहाजा अब वो बाधा जो है वो खत्म कर दी गई है, जहां पे आप कोमोर्बिडिटी वाला सर्टिफिकेट दिखाएंगे और टीका करवाएंगे, क्योंकि आपके पास पर्याप्त भंडार है, आप विदेशों को भी भेज रहे हैं। तो अब 45 साल से ऊपर को सीधे तौर पे 1 अप्रैल से छूट मिल जाएगी कि आए, टीका लगवाएं, रजिस्टर करें और बाकी चीज़ें, क्योंकि उनकी गुंजाइश जो है, उनकी आशंका जो है बीमार होने की या बीमारी में जब पड़ेंगे तो उनसे लड़ने की क्षमता उनकी कम होती है। यही बड़ी वजह है कि 45 साल के ऊपर के कैटेगरी वालों को, जो उम्र के लोग हैं, उनको ये इजाज़त दे दी गई है कि 1 अप्रैल के बाद से वो टीका लगवाएं। जी परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ देश प्रदेश में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहें NDTV इंडिया।